नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की छापेमारी हुई है। इस मामले में यूपी एटीएस ने दिल्ली के शाहीन बाग में छापेमारी की है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट के दफ्तरों पर भी छापेमारी की गई है। कलीम सिद्दीकी के मदरसा और घर पर भी छापेमारी हुई है। यूपी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट के दफ्तरों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो आपको बता दें, यूपी एटीएस दिल्ली के शाहीन बाग में भी छापेमारी की है और एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट के दफ्तरों पर भी छापेमारी हुई है। एटीएस ने बड़ा खुलासा करते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी के काले कच्चे चिट्ठे खोल दिए थे और किस तरह से पैसा विदेशों से आता था उसका भी खुलासा हुआ। और आपको बता दें, अब एटीएस लगातार छापेमारी कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धर्मांतरण मामले में कहां तक तार जुड़े हुए हैं। और इसको लेकर यूपी एटीएस ने दिल्ली के शाहीन बाग में भी छापेमारी की है। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट के दफ्तरों पर भी छापेमारी की गई है। और इसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इसके लगातार एटीएस एक्टिव मोड में है। धर्मांतरण मामले में दिल्ली के शाहीन बाग में छापेमारी की गई है, क्या कुछ हुआ इस दौरान? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें, यूपी एटीएस लगातार धर्मांतरण के मामले में छापेमारी कर रही, गिरफ्तारियां कर रही। कहीं ना कहीं कलीम सिद्दीकी से कई ऐसे दस्तावेज, साथ ही साथ जो नेक्सस पूरे करीब 1 दर्जन के करीब लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर रखा है। उनसे रिमांड पर लेकर कई बात की पूछताछ की गई है। उनसे जो चीजें निकलकर सामने आई थी, उसके बाद कलीम सिद्दीकी के कनेक्शन कहीं न कहीं उन लोगों से जुड़ रहे थे जो बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर में धर्मांतरण हुए, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कानपुर, इन जो इलाकों से धर्मांतरण के जो तार थे वो कहीं न कहीं कलीम सिद्दीकी से जुड़े हुए थे। आज यूपी एटीएस शाहीन बाग इलाके में कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट के दफ्तरों, साथ ही साथ उसके घर पर भी छापेमारी कर रही हो। कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है कि आखिर इनको फंडिंग कहां से होती थी और इनके नेक्सस में और कौन से ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं दूसरे राज्यों में बैठकर लगातार इस तरीके का गोरख धंधा चला रहे थे। तो निश्चित है कि यूपी एटीएस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ उनके दफ्तरों, उनके आवास पर छापेमारी कर रही। उसी क्रम में ये छापा देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में चल रहा है। निश्चित है कि लगातार एटीएस कहीं न कहीं जो लोग ऐसे थे जो लगातार अवैध धर्मांतरण से जुड़े रहे हैं, उनके सुराग खोज रही है और लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अवैध धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून बना रखा गया है और कहीं न कहीं उस कानून के तहत लगातार यूपी एटीएस की कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में, साथ ही साथ दूसरे प्रदेशों में भी जारी है। जहां जहां से इनके तार जुड़े हैं, कहीं न कहीं उनकी गिरफ्तारी और छापेमारी का क्रम लगातार चल रहा है। इसके जिस तरह से खुलासा हुआ है और इसके तार विदेशों से जुड़े हुए थे, हवाला सिक्के के जरिए पैसा आ रहा था, विदेशों से पैसा आ रहा था, तो जिस तरह से छापेमारी हुई है, माना जाए कि इसके तार अन्य राज्यों में भी जुड़े होंगे। क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से यूपी एटीएस ने इसके पहले भी मुंबई, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी की थी, चाहे वो मिर्जापुर रहा हो, राजधानी लखनऊ रही हो, वहां के भी कई ऐसे मदरसे थे जहां पर इस तरीके के धर्मांतरण कराने वाले लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद जो नेक्सस निकलकर सामने आया, उसमें ये भी चीजें निकलकर सामने आई थी, कहीं न कहीं इनको विदेशों से फंडिंग होती थी और उस पैसे को हवाला के जरिए ये देश में लाते थे, जिसका प्रयोग जो भोले भाले लोग हैं या जो अनपढ़ हैं, कहीं न कहीं उनके धर्म परिवर्तन के लिए किया जाता था। और बड़े पैमाने पर लोगों को धन का प्रलोभन, साथ ही साथ दूसरे प्रलोभन देकर उनका अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जाता था। कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त रुख के बाद अब यूपी एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है और निश्चित है कलीम सिद्दीकी से पहले भी कई चीजें मिल चुकी हैं। उसी क्रम में अब यूपी एटीएस जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यूपी के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। जैसे ही वो यहां पर पहुंचे, उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोका गया। उसके बाद एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए भूपेश बघेल। ये कहा जा रहा था कि लखीमपुर खीरी भी जाने की योजना थी इनकी कल ही, लेकिन वो कल नहीं आए। और आपको बता दें कि आज वो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, इन्हें सरकार की तरफ से आपको बता दें कि रोक दिया गया था, प्रशासन ने इन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया था। उसके बाद ये धरने पर ही बैठ गए थे, एयरपोर्ट पर ही। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और
उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। चुनाव की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। माना यह जा रहा था कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे लखनऊ में, तो एयरपोर्ट पर ही भूपेश बघेल धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर एयरपोर्ट की ये तस्वीर, जब ये यहाँ पर पहुंचे थे और प्रशासन ने इन्हें रोका था। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में जब हालात बिगड़े तो तमाम राजनीतिक दल वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। ही मतदाता ही सर्वोपरि है। जनता जिसे चाहती है अर्थ में बिठा देती है, जनता जिसे चाहती है फर्श में पटक देती है। तो अब मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के जाने का समय आ चुका है। धन्यवाद सर। अगला सवाल लेता हूं मैं, विवेक श्रीवास्तव हैं राजस्थान पत्रिका से। विवेक जी। उन्हें मनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी कि वो इस तरह से एयरपोर्ट पर धरने पर ना बैठें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रियंका गांधी को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर शांति भंग करने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा सीतापुर में 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस हिरासत में रही और कांग्रेस अब लगातार सवाल उठा रही है। वहीं यूपी पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो धारा 144 का उल्लंघन, शांति भंग की आशंका के चलते प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है। प्रियंका के लिए पीएससी गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल बनाया गया था और यही की तस्वीरें भी सामने आई थी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, और वहां पर ये झाड़ू लगाती हुई नजर आई। उनका कहना था कि यहाँ बहुत गंदगी थी, इस वजह से वो सफाई कर रही थी। तो प्रियंका की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कल से ही ये तस्वीर सुर्खियों में है। पीएससी गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल दरअसल बनाया गया था और यहीं पर उन्हें रखा गया था। और जब उन्हें यहाँ पर रखा गया तो यहाँ पर वो झाड़ू लगाती हुई नजर आई। तो आपको बता दें, प्रियंका को गिरफ्तार किया गया, उन पर मामला दर्ज किया गया था, शांति भंग करने का मामला था। उधर कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रियंका गांधी के हिरासत को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। 8 लोग मर गए और ये लोग अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। गुनाह क्या है? हम यही तो कह रहे हैं कि किसानों से बात करो, उनकी जायज जो मांगे हैं मानो, और 3 लोगों को, ये जो 3 काले कानून, इनको वापस लो। यही गुनाह है। आज मैं खुद और सलमान खुर्शीद साहब लखीमपुर खीरी, जब पता लगा सीतापुर हर गांव में रोक ली गई हैं, हमारी नेता, जिसे मैं कहूंगा इस समय शेरनी निकल पड़ी है और इस शेरनी के सामने काम नहीं आएगी बीजेपी के मेमनों, मैं तुमसे कह देता हूं कि अब प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, प्रियंका गांधी को शांति भंग के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया था। और ये जो तस्वीर है गेस्ट हाउस की, ये तस्वीर है जहां पर उन्हें रखा गया था। तो प्रमोद तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो किसान हैं उनसे बात करना जरूरी था, उनकी मांगे क्या थी ये जानना जरूरी था, और इसी के तहत वो किसानों से बात करना चाह रही थी। लेकिन प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी सही नहीं है। वहीं सीतापुर में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और जमकर हंगामा किया। 24 घंटे से ऊपर प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने का कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु पूरी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सीतापुर में, अभी क्या कुछ हालात हैं वहां पर? देखिए अमृता, मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है और प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी सीतापुर प्रशासन ने, पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 151 के तहत अरेस्ट किया है। जिस 2 बटालियन पीएसी के गेस्ट हाउस में, ऑफिसर्स गेस्ट हाउस में, जहां पे पिछले 24 घंटे से अधिक समय से प्रियंका गांधी थी, अब उसी को अस्थायी जेल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि इस घटना की जानकारी, इस कार्रवाई की जानकारी लगते ही कांग्रेसी पूरी तरीके से उग्र हो गए, सड़क पर प्रदर्शन और तेज हो गया। सरकार और प्रशासन, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी तेज हो गई, जिसको समझाने पहुंची पुलिस से भी कांग्रेसियों की काफी बहस हुई, नोकझोंक हुई, कहीं हद तक धक्का मुक्की हुई और अब लगातार कांग्रेसियों का जमावड़ा सीतापुर दुतीवानी पीएसी के बाहर बढ़ता जा रहा। ही देखते कांग्रेसियों ने वहां पे जबरदस्त डेरा जमाया है। बैरिकेटिंग के को हटाने के बाद उन्होंने टेंट लगा के गद्दे और उसके ऊपर चादर बिछाई, चारों तरफ से पूरी तरीके से बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और पंखे लगाकर पूरी तरीके से कहा जाए तो एक अस्थायी रूप से वहां पे ठहरने का इंतजाम कांग्रेसियों ने कर लिया है। हिमांशु, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं, आपने भी कहा है कि लगातार ये यहाँ पर डटे हुए हैं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासन और पुलिस का अमला कई बार मौके पर आके कल से कांग्रेसियों को समझाने का प्रयास कर चुका है। ये बताने की कोशिश की गई कि आप लोग यहाँ से शांति प्रदर्शन बंद, ये जो प्रदर्शन है वो बंद कर दीजिए, लेकिन कांग्रेसियों की सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ से छोड़ा जाए, रिहा किया जाए और उनको लखीमपुर जाकर पीड़ित किसानों के परिजनों से मुलाकात करने दी जाए, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ और कई राउंड की बातचीत के बाद ये वार्तालाप पूरी तरीके से विफल हो गई और कांग्रेसियों का प्रदर्शन समय दर समय हर घंटे बढ़ता दिखाई दे रहा। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखीमपुर खीरी मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। पर जिस तरह से मैं काम करता था सामाजिक क्षेत्र में, यहाँ पर पुलिस ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से और दुर्भावना से मेरी हिस्ट्री शीट खोलने का प्रयास किया था। मैंने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद डीएम और एसपी को उस एचएस को निरस्त करना पड़ा था। क्वेश करने का आर्डर हाई कोर्ट ने दिया था और वो हिस्ट्री शीट क्वेश की गई थी शासन की तरफ से। और जो मेरे खिलाफ मुकदमे लिखाने की बात कर रहे हैं, ऐसे जो झूठे मुकदमे लिखाए गए थे, सारे मुकदमे वो असफल साबित हुए। मुझे कहीं से आज तक न कभी थाने में बंद रहा, न कभी जेल गया हूं और जो मुकदमे लिखे हैं वो सारे के सारे मेरे पक्ष में समाप्त हुए हैं। पर जिस तरह से मैं काम करता था सामाजिक क्षेत्र में, यहाँ पर पुलिस ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से और दुर्भावना से। तो लखीमपुर खीरी मामले पर मंत्री अजय मिश्र टेनी ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जो मामले उनके ऊपर हिस्ट्री शीट की बात पर कहा है कि कभी उनके ऊपर मामला दर्ज ही नहीं हुआ। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा के गौड़ इंटरनेशनल स्कूल के शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ियों ने 44वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2021 क्वालिफाई किया है। अब ये खिलाड़ी इंडिया और प्री नेशनल लेवल के लिए प्रदर्शन करेंगे। इस शानदार उपलब्धि के लिए गौड़ ग्रुप की डायरेक्टर मंजू गौड़ ने 8 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मानित खिलाड़ियों में सिद्धार्थ वर्मा, साइना रावत, उपासना, चाहत चोला, एंजल पांडे, अमोक जायसवाल, नित्या सिंह, पूर्विका सिंह रहे। इस मौके पर खिलाड़ियों ने सम्मान पाकर काफी खुश नजर आए। वहीं स्कूल की तरफ से स्टाफ और कोच ने भी इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। आपको बता दें कि गौड़ इंटरनेशनल स्कूल में 15 मीटर की शूटिंग रेंज है, जहां पर प्रोफेशनल कोच के साथ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत की जाती है। इसके अलावा स्कूल में पूरे गौतम बुद्ध नगर में एकमात्र बॉक्सिंग रिंग है, जहां पर यूपी सरकार की ओर से आयोजित स्टेट लेवल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है।
तो 44वां यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप हुआ और इसमें 8 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। दरअसल इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करना था, ये मकसद था। आपको बता दें कि ये जो शूटिंग चैंपियनशिप है 2021, इसके लिए यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है और ये गौड़ इंटरनेशनल स्कूल है जिसके खिलाड़ियों ने इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया है। डायरेक्टर मंजू गौड़ ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बट अभी धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हैं और अभी ओलंपिक्स तक जाना है, इंडिया के लिए कुछ करना है। और जब हमारे इंडिया का जन्मदिवस नेशनल एंथम बजेगा तभी लगेगा कि सक्सेस मिली है। लगता है आपको कि आप कर पाएंगे क्योंकि आपने मेहनत किया नेशनल लेवल पे, आपने हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो अभी तो कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी है खुद से, बट जैसा मैं हमेशा मैंने बोला है कि कंसंट्रेशन अच्छा होता है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी बच्चे, अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो पढ़ाई से वंचित चल रहे थे और ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे थे। इसी बीच में आपके स्कूल में, गौड़ इंटरनेशनल स्कूल में, बच्चों ने चैंपियनशिप शूटिंग की प्रतियोगिता में भाग लिया और अब नेशनल लेवल पे बच्चे खेलने जा रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी फीलिंग है, बड़ी प्राउड फीलिंग है कि कोरोना टाइम में जो कोई सोच भी नहीं सकता बच्चों को बाहर भेजने के लिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स ने बहुत हिम्मत दिखाई और उन्होंने हमारे अंदर एक फेथ और एक विश्वास दिखाया है कि गौड़ इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे हैं वो सेफ़ हैं। कोरोना के जितने सारे नियम और कानून है उसको फॉलो किया जा रहा है, तो बच्चा अगर यहाँ पे आके शूटिंग करता है तो वो सेफ़ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड कोरोना टाइम में जो बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका कोई भी फिजिकल रोल नहीं रहा है, हर वक्त वो स्क्रीन पे है या टीवी है या मोबाइल है, क्योंकि उन्हें पढ़ना भी मोबाइल पे है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बच्चे जैसे जैसे, हम तो यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना जो महामारी है वो ख़त्म हो, बच्चे दोबारा से स्कूल आए, स्कूल दोबारा से वैसी वाइब्स आए, वैसी रौनक लौट आए स्कूल में। तो हमारा इंतजार तो यही है कि बच्चे जल्द से जल्द। खबर वाराणसी से, जहां पर दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि को लेकर कारीगर मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। सरकार के नियम के अनुसार 5 से 7 फीट तक की मूर्ति ही बनाई जा रही है। बंगाल के मूर्तिकार आदित्रो बताते हैं कि कोरोना की वजह से पिछले कुछ साल से मूर्तियों के ऑर्डर काफी कम हुए हैं। बाहर से कारीगरों को बुलाकर मूर्तियां बनाई जाती हैं और मूर्ति की बुकिंग नहीं होने पर व्यापारियों की रकम भी डूब जाती है। मतलब हम लोग जो है परेशानी कैसे हो रही है इस सुजीत जी, मैं आपको नहीं बता सकता। ये जब तक कोई आकर देखे ना तो तब तक बोलना व्यर्थ है। परिवार चलाने में दिक्कत बहुत ही ज़्यादा क्या हम लोग मुंह से नहीं बोल सकते क्या परेशानी है। भाई देखिए, हम लोग न भिखमंगे हैं और न ही बहुत रईस हैं। हम लोग एक बहुत साधारण मिडिल क्लास फैमिली है जो कि ये प्रतिमा चलाकर, मेरा ये मंदिर, मेरे बाबा और हमारा जो पूरा छोटा सा परिवार है, इसका हम लोग निर्वाह करते थे। ये अभी तो बहुत कष्टदायक है। वाराणसी में मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है क्योंकि नवरात्रि नजदीक है और ऐसे में मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि जो मूर्तिकार हैं उनका कहना है कि कोरोना की वजह से जो बुकिंग है वो काफी कम हो रही है, ऐसे में काफी घाटा उठाना पड़ रहा है मूर्तिकारों को। तो वाराणसी में मूर्तिकार अंतिम रूप दे रहे हैं मां दुर्गा की प्रतिमा को और खास बात यह है कि हर बार की तरह इस बार जो मूर्ति बनाई जा रही है मां दुर्गा की, उसकी जो लंबाई है वो कम रखी गई है। ये निर्देश दिए गए हैं, प्रोटोकॉल है, इसी वजह से जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो कद में छोटी रहेंगी।